जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के सुपरविजन में आज कालिका टीम का बॉडी हेल्थ चेकअप कैंप जोधपुर के एम्स अस्पताल में एक निजी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस दौरान जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की कालिका टीम का पूरा बॉडी चेकअप किया गया। इस दौरान होने वाली समस्याओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस रिपोर्ट में अगर किसी को किसी तरह की बीमारी सामने आती है तो एम्स अस्पताल में उनका इलाज भी किया जाएगा और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। ये जो हमने कमिश्नर साहब ओम प्रकाश जी से हमारी बात हुई थी और ओम प्रकाश जी साहब ने उन्होंने बहुत इसको अनूठा प्रयास का दिया है कि महिलाओं की दृष्टि से पहले उन्होंने कहा कि हम महिलाओं का चेकअप करवाना चाहेंगे और ये जब हमने बातचीत का सिलसिला ये महीने भर पहले शुरू हुआ था और उन्होंने कहा कि ये एम्स कम्युनिटी मेडिसिन और फैमिली डिपार्टमेंट जो है एम्स का डॉक्टर पंकजा राघव उसको HOD हैं उनके माध्यम से हमने ये प्रयास शुरू किया है। हमारे लिए श्रीमान CP साहब ने बहुत अच्छी पहल चलाई है। डॉक्टर टीम के साथ मिलकर स्वास्थ्य परिचेकअप करना सबके लिए बहुत अच्छी अभियान चलाया है। सब हमारी टीम अगर स्वस्थ रहेगी तो हम सब ड्यूटी अच्छी कर पाएंगे, एकदम अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। समय समय पे हमारा चेकअप होना चाहिए और ये बहुत अच्छी पहल है। ये आगे बढ़ते हैं। बड़वानी में सोयाबीन भावांतर योजना शुरू होने के बीच कृषि उपज मंडी में किसान व्यापारी के बीच भुगतान को लेकर विवाद हुआ। ग्राम पीपलूद के किसान हिमांशु यादव ने बताया कि उन्होंने 13 अक्टूबर को व्यापारी मुकेश अग्रवाल को मक्का बेचा था, लेकिन नियमानुसार अगले दिन भुगतान नहीं मिला। दीपावली के बाद जब वो भुगतान लेने गए तो व्यापारी के बेटे ने बिल फाड़कर उन्हें भगा दिया। आहत किसान मंडी में शिकायत करने पहुंचे, जहां चिल्ला पुकार और बहसबाजी के बाद आखिरकार 12वें दिन उन्हें 65,000 रुपए का भुगतान मिला। व्यापारी मुकेश अग्रवाल ने कहा कि दीपावली के कारण भुगतान बाद में तय हुआ था और अब किसान को राशि दे दी गई है। मैं रहने वाला हूँ, मैं पीपलूद का किसान हूँ और मेरे द्वारा धोखाधड़ी मेरा कुछ पेमेंट गया हुआ था व्यापारी के द्वारा। कौन सा व्यापारी ने धोखाधड़ी करी? मुकेश अग्रवाल ने। कौन सी फसल करी थी? यही कि तेरा पेमेंट कौन सा बाकी है, क्या है उसके छोरे द्वारा। कब का पेमेंट बाकी है? मैं 23 तारीख का 13 तारीख का पेमेंट। क्या बेचा था आपने? मैं मक्का बेचा था। क्या कहा था व्यापारी ने? मैं व्यापारी ने बोला था दीपावली बाद पेमेंट ले जाना। अब क्या कहना पड़ रहा है? उन्होंने अभी तो जो बोला था मेरे को कि बोले मेरे बिल वगैरह फाड़ दिए थे, तो फिर मैं मंडी में आके मैंने मेरी समस्या बताई तो मेरे व्यापारी द्वारा मेरा। अब खबर पाली से है, जहां सुमेरपुर के बिठिया माइनर 23,000 आर पर शनिवार को किसान खेत मालिक द्वारा खालियां तोड़े जाने के विरोध में धरने पर बैठ गए और पुराना वेदाना मार्ग स्थित इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मौके पर उपखंड प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिसमें तखतगढ़ के JEN राजूलाल गुजर, संगम अध्यक्ष भीम सिंह, पटवारी रमेश चौधरी और सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत शामिल थे। किसानों ने आरोप लगाया कि खालियां टूटने से नहर का पानी उनकी कृषि भूमि तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं और उन्होंने शीघ्र कार्रवाई की मांग की। तो इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश फैला हुआ है। ग्रामीण जो है वो नाराज है और किसानों ने शीघ्र ही कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाना चाहिए। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी के निवास पर पहुंचकर के उनके पति उदय सोनी के निधन पर शोक व्यक्त किया और दोनों नेताओं ने अंबिका सोनी और शोकाकुल परिवार से मुलाकात भी की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति देने की प्रार्थना की। अब खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने ब्राह्मण समाज की ओर से गोविंद देव जी बाजार स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। मंत्री शर्मा ने कहा कि बच्चों को मेहनत कर अपने गुरुजनों
और माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा सरकारी नौकरी में चयनित 108 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मंत्री शर्मा ने समाज की ओर से भेंट की गई चांदी का मुकुट लौटाते हुए कहा कि इसे समाज में किसी जरूरतमंद परिवार या किसी कन्या विवाह में उपयोग किया जाए। समारोह में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज के प्रतिभाओं ने जो अपनी काबिलियत के बल पर, शिक्षा के बल पर समाज का नाम रोशन किया है, उनका इस मंच के माध्यम से आपने जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं राजगढ़ के माननीय अध्यक्ष जी और उनकी समस्त कार्यकारिणी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक सम्मान देते हुए इन प्रतिभावान बालक बालिकाओं को भी बहुत बहुत शुभाशीष दूंगा, क्योंकि कोई सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुआ है, किसी ने 12वीं की परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में 95%, 98% मार्क्स हासिल करके अपने गांव कहानी, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है, उसके लिए भी मैं इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाली हमारी तमाम प्रतिभाओं का बहुत सारा वंदन और नमन करूंगा। उन गुरुजनों को सादर प्रणाम करूंगा और माता पिता को सादर प्रणाम करूंगा जिनकी प्रेरणा से आज हमारे बालक। इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम ने जोधपुर के एक नामी ट्रांसपोर्टर के ठिकानों पर छापेमारी की और ट्रांसपोर्टर के बंगलो, ऑफिस व गोदाम पर एक साथ में छापेमारी की गई और आरोप है कि ट्रांसपोर्टर समूह लंबे समय से बोगस बिलिंग और बिल्टी के जरिए जीएसटी चोरी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इन्हीं बोगस बिलिंग से कई बड़े व्यापारियों के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट उठाया गया था और मामले में बड़ी राशि के फर्जीवाड़े की आशंका के चलते डीजीजीआई ने जोधपुर और देश के कई अन्य शहरों में कई ठिकानों पर एक साथ में कार्रवाई की, जो कि देर रात तक चलती रही। विभागीय सूत्रों के अनुसार बासनी सेकेंड फेज स्थित रीतू रोड लाइंस के खिलाफ में डीजीजीआई को सूचना मिली थी कि फर्म फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीएसटी चोरी के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने में शामिल है और इसी के माध्यम से आईटीसी बेनिफिट लिया जा रहा है और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीमें जांच में जुटी तो प्रारंभिक स्तर पर ही ट्रांसपोर्टर विष्णु गोयल और उनकी फर्म से कई संदिग्ध बिलिंग गतिविधियों के साक्ष्य मिले। अब खबर धौलपुर से है, जहां सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने में सफलता हासिल की और साथ ही पुलिस ने 2 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया और पुलिस की कार्रवाई के बाद में अवैध चंबल रेता कारोबारियों में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध रेता परिवहन की सूचना पर पुलिस टीम ने अलसुबह जिर्री रोड आश्रम के पास पहुंच करके नाकाबंदी शुरू कर दी और नाकाबंदी के दौरान जिर्री की तरफ से अवैध चंबल बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया और 2 बजरी माफियाओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया और साथ ही वन्य जीव अधिनियम एवं फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर इस मामले को लेकर की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। राजस्थान में भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में दोषी पाए गए कनिष्ठ लिपिक सुनील मालोत को सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है और बांसवाड़ा में पदस्थापन के दौरान मालोत ने एक बेरोजगार युवक से 40,000 रुपए के व्यापार ऋण के लिए 2,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी और युवक की शिकायत पर एसीबी ने वर्ष 2010 में मामला दर्ज कर इसकी जांच पड़ताल शुरू की और लंबी सुनवाई के बाद में एसीबी न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को मालोत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी मानते हुए 3 साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन दोष सिद्धि बरकरार है और राज्य सरकार ने इसे गंभीर आचरण मानते हुए तत्काल प्रभाव से सुनील मालोत को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने ब्राह्मण समाज की ओर से गोविंद देव जी बाजार स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। मंत्री शर्मा ने कहा कि बच्चों को मेहनत कर अपने गुरुजनों और माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए और इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा सरकारी नौकरी में चयनित 108 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मंत्री शर्मा ने समाज की ओर से उन्हें
भेंट किया गया। चांदी का मुकुट लौटाते हुए कहा कि इसे समाज में किसी जरूरतमंद परिवार या कन्या विवाह में उपयोग किया जाए और समारोह में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज के प्रतिभाओं ने जो अपनी काबिलियत के बल पर, शिक्षा के बल पर समाज का नाम रोशन किया है, उनका इस मंच के माध्यम से आपने जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं राजगढ़ के माननीय अध्यक्ष जी को और उनकी समस्त कार्यकारिणी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक सम्मान देते हुए इन प्रतिभावान बालक बालिकाओं को भी बहुत बहुत शुभाशीष दूंगा, क्योंकि कोई सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुआ है, किसी ने 12वीं की परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में 95%, 98% मार्क्स हासिल करके अपने गांव कहानी, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है, उसके लिए भी मैं इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाली हमारी तमाम प्रतिभाओं का बहुत सारा वंदन और नमन करूंगा। उन गुरुजनों को सादर प्रणाम करूंगा और माता पिता को सादर प्रणाम करूंगा, जिनकी प्रेरणा से आज हमारे बालक बालिकाएं देश की मुख्य धारा में बढ़ने का आगे प्रयास। अब खबर डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुंजपुर गांव में दीपावली पर्व के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कस्बे में जुलूस निकाला। पकड़े गए आरोपी मेहुल मीणा, अनिल मीणा और रमेश मीणा के पास से घटना में इस्तेमाल लठ और बाइक बरामद किए गए। 22 अक्टूबर को बस स्टैंड पर बदमाशों ने अशांति फैलाई और कांस्टेबल यशपाल सिंह पर हमला कर घायल किया। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने उन्हें थाने से न्यायालय तक जुलूस में लेकर के गई, जहां बदमाशों ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और भविष्य में अपराध न करने की बात कही। टॉक से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका मनीषा नायक की शादी को मात्र 6 महीने हुए थे और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया और ये घटना पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के छावनी इलाके की है और पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जबकि मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण जमा है और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और फिलहाल परिजन जो है वो हंगामा किए हुए हैं और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखा गया है और उसके बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो जमा हो गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता कजोड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। कजोड़, अब जो ग्रामीण हैं वो क्या कह रहे हैं और परिवार वाले हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि टोंक से बड़ी खबर आ रही है। गर्भवती महिला है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वहीं बात करेगा जो वो पियर पक्ष है वो मारपीट कर हत्या का आरोप लगा रहा है, जबकि परिजनों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पति है वो फरार बताया जा रहा है। जो मृतका है मनीषा नायक है, जो 6 महीने पहले शादी हुई थी। मोर्चरी के बाद पुलिस ने मौके पे पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है और ये पूरा मामला है पुरानी टोंक थाना के छावनी इलाके का है। जी कजोड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? बिल्कुल तो बताना चाहूंगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। इसका जो है जो एमएलसी आती है, एमएलसी जो प्रोसेस होती है वो 1 महीने के 15 दिन से 1 महीने के भीतर आती है। जैसे ही वो आती है तो डायरेक्ट पुलिस के पास जाती है और पुलिस उस मामले में लेकर अनुसंधान शुरू कर देती है। कजोड़, मौके पर वहां पर कोई पुलिस अधिकारी मौजूद है? समझाइश की कोशिश की जा रही है फिलहाल? नहीं, फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। इसको लेकर परिजनों है और उनके बीच असमंजस्य बना हुआ है, लेकिन जो पियर पक्ष है उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, मारपीट का आरोप लगाया है और हत्या करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखित में शिकायत दी है और शिकायत को लेकर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। 6 महीने पहले इसके साथ पहले शादी हुई थी, बीच में अनबन हुई, फिर दोनों परिवार एक जगह हुए और समझौता हुआ। समझौता के बाद में दीपावली पे इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस भी अब अपना काम कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन अहमदाबाद से अपने घर
हेराता गांव लौट रहे राजेंद्र रोध को रास्ते में 7 युवकों ने मारपीट कर चाकू से घायल कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। और राजेंद्र अपने चचेरे भाई कौशिक रोध के साथ में बुआ के घर जा रहा था और तभी 3 बाइक पर सवार आरोपियों ने उन पर हमला किया। बैग, पैसे वे मोबाइल छीन लिए और गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। और परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और पोस्टमार्टम 3 दिन तक नहीं कराया गया। शुक्रवार को सदर थाना पुलिस की समझाइश और फिर गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया और पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। श्रीगंगानगर जिले के उपखंड अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत 65 जीवी में शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना था। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप आयोजित इस शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और आमजन की समस्याओं का निदान किया। पंचायत भवन में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। तहसीलदार दिव्या चावला, अतिरिक्त विकास अधिकारी गोविंद सिंह और अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में स्वामित्व योजना के तहत आवासीय पट्टे व शौचालय के आवेदन वितरित किए गए। कृषि विभाग द्वारा सरसों के बीज, पशु विभाग द्वारा मुख्य मंगल बीमा पॉलिसी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं तथा राजस्व विभाग द्वारा नामकरण, शुद्धिकरण और बंटवारे जैसी सुविधाएं प्रदान की गई, जिससे ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे कई सेवाओं का लाभ मिला। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के बयाना कस्बे में दिन के समय ओवरलोड वाहनों का शहर में बेखौफ प्रवेश जारी है। प्रशासन की लापरवाही और विभागों की मिलीभगत के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। शहर के गांधी चौक सहित प्रमुख मार्गों पर घंटों तक जाम लगना आम बात हो गई है, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनिज, वन विभाग, रॉयल्टी, ठेकेदारों और प्रशासन के बीच मिलीभगत के कारण ओवरलोडिंग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दिन में जहां भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहीं इन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों और व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ओवरलोड वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई और शहर में दिन के समय इनका प्रवेश बंद नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जहां पर सरमुद्रा थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी हुई 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने 2 बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अवैध चंबल रेता कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अवैध रेता परिवहन की सूचना पर पुलिस टीम ने अल सुबह झीरी रोड आश्रम के पास पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान झीरी की तरफ से अवैध चंबल बजरी से भरी हुई 5 ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी करके 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया और 2 बजरी माफियाओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। इसके साथ ही वन्य जीव अधिनियम एवं फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चाकसू में स्थित कृषि उपज मंडी में बीती रात चोरों ने तांडव मचाया। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने 16 से 17 दुकानों की ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मदन लाल राम किशोर घिया की दुकान से करीब 4.5 लाख रुपए नकद चोरी हो गए, जबकि अन्य दुकानों से भी नकदी और सामान चोरी होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मनोहर लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मंडी के सीसीटीवी फुटेज में 3 नकाबपोश युवक चोरी करते हुए नजर आए। इस वारदात से मंडी व्यापारियों में भारी रोष है। मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि जब तक चोरी का खुलासा नहीं होता है, मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगी। अब खबर डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुंजपुर गांव में दीपावली पर्व के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके कस्बे में जुलूस निकाला।
पकड़े गए आरोपी मेहुल मीणा, अनिल मीणा और रमेश मीणा के पास से घटना में इस्तेमाल लठ और बाइक बरामद किए गए। 22 अक्टूबर को बस स्टैंड पर बदमाशों ने अशांति फैलाई और कांस्टेबल यशपाल सिंह पर हमला करके घायल कर दिया था। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें थाने से न्यायालय तक जुलूस लेकर के निकाला गया, जहां पर बदमाशों ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और भविष्य में अपराध न करने की भी बात कही। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण सीमित द्वारा तय फीस संरचना का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए हैं। और चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि कुछ कॉलेजों द्वारा 15% सीटों को मैनेजमेंट सीट बता करके अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतें मिल रही थी और अब निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पर कॉलेजों को 12% वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटानी होगी, नहीं तो संभवतः समाप्त करने और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। तो निजी मेडिकल कॉलेजों पर अब राज्य सरकार पूरी तरीके से सख्त होती हुई नजर आ रही है। मनमानी फीस वसूली पर अब रोक लगाई जाएगी। कॉलेज को 12% वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटानी भी होगी अगर मनमानी फीस वसूली जा रही है तो। आरटीओ अफसरों और बस कोच बनाने वालों की मिलीभगत से मानकों के विपरीत स्लीपर कोच बनाने और फर्जी रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ है। और ये रजिस्ट्रेशन राजस्थान समेत अरुणाचल, बिहार और आसाम में कराया गया। ये जानकारी जैसलमेर अग्निकांड के बाद में परिवहन विभाग की जांच में सामने आई और अफसरों ने जोधपुर के जैनम कोच क्राफ्ट वर्कशॉप और जैन ट्रेवल्स पर चेसिस की जांच की और जैनम वर्कशॉप पर 66 चेसिस मिले और जांच रिपोर्ट में अफसरों ने दावा किया कि बिना बॉडी बने 26 बसों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया और इनमें से 10 बसों का अरुणाचल प्रदेश में, 5 बिहार में और 4 बसों का नागालैंड में और 2 बसों का असम और साथ ही 5 बसों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन हुआ। और राजस्थान में 5 में से 3 बसों के बिना बॉडी बने आरटीओ इंस्पेक्टर ने सत्यापन कर दिया और एक का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और इन बसों का रजिस्ट्रेशन जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, बीकानेर और सीकर आरटीओ रीजन में हुआ। अब इन बसों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की तैयारी की जा रही है। तो जैसलमेर अग्निकांड के बाद में ये बड़ा खुलासा हुआ कि इन बसों की बॉडी भी नहीं बनी थी और उससे पहले ही इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। और इस रजिस्ट्रेशन करने का नुकसान जो हुआ वो जैसलमेर अग्निकांड में हम सभी ने देखा और फिलहाल अब इन बसों का रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द किया जा रहा है। राज्य सरकार ने दीपावली के ठीक बाद आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की, जिसके तहत राजधानी जयपुर को करीब 2 साल बाद नया पुलिस कमिश्नर मिला है। और आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल ने शनिवार को जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पुलिस आयुक्तालय में आयोजित औपचारिक समारोह में सचिन मित्तल को पदभार सौंपा। इस अवसर पर जोसेफ को भावपूर्ण विदाई भी दी गई। इस समारोह में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जयपुर पुलिस के अधिकारीगण और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो सचिन मित्तल ने कार्यभार संभाल लिया और बीजू जॉर्ज जोसेफ को विदाई भी दी गई, जिसकी कुछ झलकियां इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान कई आईपीएस अधिकारी जो है मौजूद रहे। तो देखिए 2 दिन पहले बड़ा फेरबदल हुआ और जयपुर का पुलिस कमिश्नर बदल गया। पुलिस आयुक्तालय में इस समारोह का आयोजन हुआ। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, तो मैं अपने पूरा प्रयास करूंगा कि इसको पूर्ण जिम्मेदारी से निभाऊं। और जो मुझ पर जो विश्वास जताया है सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने उस पर मैं खरा उतरूंगा।
और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता पंकज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए आज जयपुर के नए कमिश्नर ने अपना पदभार जो है वो संभाल लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, कुछ को बता दें कि सचिन मित्तल जिनको नया जयपुर का कमिश्नर बनाया गया है, वो उन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने पुलिस आयुक्तालय में आयोजित औपचारिक समारोह में सचिन मित्तल को पदभार सौंप दिया है। इस अवसर पर जोसेफ ने भावपूर्ण विदाई भी दी गई है। समारोह में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जयपुर पुलिस के अधिकारीगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे हैं। पंकज, अब कानून व्यवस्था में किस तरीके से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, तुमको बता दें कि जैसा कि सर ने हमें बताया कि जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में सचिन मित्तल के सामने शहर की पुलिस की छवि को सुदृढ़ बनाने, साइबर अपराधों पर नियंत्रण, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की रोकथाम और चोरी लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने जैसी बड़ी चुनौतियों पर अंकुश लगने के आसार होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम ने जोधपुर के एक नामी ट्रांसपोर्टर के ठिकानों पर छापेमारी की और ट्रांसपोर्टर के बंगलों, ऑफिस व गोदाम पर एक साथ में छापेमारी की गई और आरोप है कि ट्रांसपोर्टर समूह लंबे समय से बोगस बिलिंग और बिल्टी के जरिए जीएसटी चोरी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इन्हीं बोगस बिलिंग से कई बड़े व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट उठाया गया था और मामले में बड़ी राशि के फर्जीवाड़े की आशंका के चलते डीजीआई ने जोधपुर और देश के कई अन्य शहरों में कई ठिकानों पर एक साथ में कार्रवाई की, जो कि देर रात तक चलती रही। और विभागीय सूत्रों के अनुसार बासनी सेकंड फेज स्थित रीतू रोड लाइंस के खिलाफ में डीजीआई को सूचना मिली थी कि फर्म फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीएसटी चोरी के लिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने में शामिल है और इसी के माध्यम से आईटीसी बेनिफिट लिया जा रहा है। और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीमें जांच में जुटी तो प्रारंभिक स्तर पर ही ट्रांसपोर्टर विष्णु गोयल और उनकी फर्म से कई संदिग्ध बिलिंग गतिविधियों के साक्ष्य भी मिले। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता पुनीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, कुछ मैं बताना चाहूंगा कि फर्जी बिलिंग से जुड़े 5 ठिकानों पर सेंट्रल जीएसटी से छापेमारी की गई थी, जो देर रात तक चली थी। जोधपुर के नहर रोड स्थित इनके जो परिवार है, 4 भाइयों के बंगले पर ये छानबीन कर गई थी। जी खुद पुनीत, देखिए काफी नामी ट्रांसपोर्टरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है, किन किन के नाम सामने आए हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 9 गाड़ियों में पहुंचे थे जीएसटी के 25 अधिकारियों के हाथ अहम दस्तावेज लगने की सूचना भी आई थी और फेक बिलिंग करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने वाले कई सफेद पोस्ट भी विभाग हटार कर रहे हैं। पुनीत, इन ट्रांसपोर्टरों के ठिकानों पर जब रेड की गई तो क्या कुछ दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए? जी, खुद को अभी तो जांच चल रही थी, इनमें कंप्यूटर और कई दस्तावेज शामिल किए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। राजस्थान में मानसून और बारिश के बाद में मौसमी बीमारियों का असर बढ़ गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि डेंगू से इस बार किसी की मौत नहीं हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 17 अक्टूबर तक प्रदेश में डेंगू के 2301 मरीज दर्ज किए गए थे और अनुमान है कि यह संख्या अब 2500 तक पहुंच चुकी है और इस बार संक्रमण गंभीर नहीं रहा। अधिकांश मरीज सामान्य वायरल लक्षणों से ही ठीक हो गए और जयपुर में 302, अजमेर में 220 मरीजों के साथ साथ अलवर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और श्रीगंगानगर में भी डेंगू के मामले बढ़े हैं और राज्यों में मलेरिया के 1117 और चिकनगुनिया के 245 मामले सामने आए। विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव के साथ डेंगू के केस आने वाले दिनों में घटने की उम्मीद है। हनुमानगढ़ के पल्लू में मां ब्राह्मणी मंदिर में हुई चोरी के मामले को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच सुनीता देवकी नंदन जोशी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, व्यापारी, दुकानदार और सैकड़ों ग्रामीणों ने
थानाधिकारी पल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा और सरपंच प्रतिनिधि देवकी नंदन जोशी ने बताया कि चोरी को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में अभी भी विफल है। और जिला परिषद सदस्य गौरी शंकर थोरी ने कहा कि क्षेत्र में हाल ही में 5 बड़ी चोरियां हो चुकी हैं, पर पुलिस की कार्यशैली निराशाजनक रही और अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 30 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। पूर्व सरपंच महावीर सहारण ने भी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने थाना परिसर में नारेबाजी की और थाना अधिकारी विजेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। खाद्य सुरक्षा एवं दवा आयुक्तालय ने 1 से 15 अक्टूबर के बीच की जांच में 9 दवाओं को अमानक घोषित किया। रिपोर्ट में ये पाया गया कि ये दवाएं भारतीय औषध संहिता के मानकों पर खरी नहीं उतरी। इनमें घुलनशीलता, वजन, घटक मात्रा और भौतिक स्वरूप में गंभीर कमियां मिली हैं। औषधि नियंत्रक ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इन दवाओं को तत्काल ही बाजार से वापस लिया जाए और इनके अन्य बेंचों की भी गुणवत्ता की जाए। अमानक दवाओं में डिएक्सामेथासोन, एल्बेंडाजोल, फ्लूपेंटिसोल, मेलिनासेन, प्राइमाक्वाइन, एस्पॉस, लोम्ब्रामाइन, हायोसिन, पैरासिटामोल, डॉक्सीसाइक्लिन और कोबाला प्लस शामिल है। ये दवाएं देहरादून, हरिद्वार, सोलन, पालघर और जयपुर की विभिन्न फार्मा कंपनियों के द्वारा निर्मित की गई थी। और अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के आतिथ्य में दरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनुकंपा अलडावतिया ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विजय शाह और एसीबीओ राजेश कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर हुआ। इस अवसर पर विधायक कोष से खेतड़ी ब्लॉक क्षेत्र के 218 सरकारी विद्यालयों में दरी वितरण किया गया। विधायक धर्मपाल ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और 22 माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरपालिका में 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं और उन्होंने शिक्षा के मंदिर में राजनीति न करने और 2 बालिका विद्यालयों में सैनिटरी वेल्डिंग मशीन के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खेतड़ी में दरी वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें विधायक जी के कोष से प्रत्येक स्कूल को एक दरी प्रदान की गई, जिसमें बालिका स्कूल खेतड़ी को भी एक दरी प्राप्त हुई। साथ ही विधायक जी के कोष से सैनिटरी वेल्डिंग मशीन के लिए 1 लाख की घोषणा भी की गई बालिकाओं की सुविधा के लिए। खेतड़ी ब्लॉक में मात्र 2 विद्यालय बालिकाओं के हैं, जिनमें बालिकाओं की सुविधा के लिए ये बहुत ही अच्छा विधायक जी की सोच है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज दरी वितरण कार्यक्रम रखा गया था और इसी के साथ दीपावली स्नेह मिलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधायक महोदय ने अपने विधायक कोटे से 20 लाख की दरियों का वितरण 217 विद्यालयों में किया गया, जिनमें संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय भी शामिल हैं। सभी विद्यालयों को दरी वितरण करके हमारे विधायक महोदय ने समरसता का परिचय दिया है और इन दरियों पर बैठकर निश्चित रूप से हमारे विद्यालयों के होनहार बच्चे इस देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। खेतड़ी में सभी संस्था प्रधानों की उपस्थिति में दरी वितरण का कार्यक्रम किया गया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 217 विद्यालय हैं। उन 217 के 17 में हमने दरी वितरण का कार्यक्रम किया है। वो व्यक्तिगत मेरे जो विधायक कोष है उससे 20 लाख रुपए दिए हैं और हमने आश्वस्त किया है सभी संस्था प्रधानों को भी, सीबीओ मैडम को भी, कि आगे भी अगर कोई शिक्षा से संबंधित जो भी ज़रूरतें होंगी निश्चित रूप से हम उनको प्राथमिकता के आधार पर लेके करेंगे, क्योंकि शिक्षा से किसी समाज का, किसी राज्य का, किसी देश का उत्थान संभव